This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीएसपी केंद्र से लाखों की लूट, हथियार से लैस 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, कई राउंड किया फायरिंग। प्रॉपर्टी डीलर से अपराधियों ने 15 लाख की कीमत का सोने का ब्रेसलेट एवं गले के चेन को हथियार के बल पर लूटा। और मिठनपुरा डबल मर्डर में प्रतिबंधित बोर्ड की मिली गोलियां, बड़े गिरोह हत्या का शक, राजस्व कर्मियों के 2 गुटों की तनातनी में पुलिस को मिला अहम सुराग। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने स्काई राउंड फायरिंग कर सीएसपी से कैश लूट लिया। करजा थाना क्षेत्र के रहने वाले कुमोद कुमार राम बिशुनपुर चौक पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी केंद्र का संचालन करते हैं। गुरुवार की दोपहर 3 बजे पल्सर बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचे। पहले केंद्र के बाहर 1 राउंड फायरिंग किया, लोग इधर उधर भागने लगे। उसके बाद केंद्र के ग्रिल को खोलने के लिए बोले, लेकिन कुमोद ग्रिल नहीं खोला, जिसके बाद हथियार के बट से मारकर ताला तोड़ दिया। उसके बाद तीनों केंद्र में घुस गए, कुमोद से पैसा मांगने लगे। कुमोद पैसा देने में आनाकानी करने लगा। इसी बीच अपराधियों ने गल्ला खोल लिया, उसमें रखे 1,72,000 रुपये और एक मोबाइल लूट लिया। मौके पर मौजूद एक महिला कर्मी के साथ मारपीट भी की। घटना की पूरी वारदात सीएसपी केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें लुटेरों का करतूत साफ साफ नजर आ रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए बड़का गांव की तरफ फरार हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर करजा थानेदार रामकृष्ण परमहंस, ग्रामीण एसपी विद्यासागर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की छानबीन की। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस अपराधियों की सुराग लगाने में जुट गई है। एक बाइक से 3 अपराधी आए और फायरिंग करते हुए ग्रिल तोड़कर अंदर घुस गए और मारपीट करते हुए 1,72,000 रुपया और एक मोबाइल लूट लिए और फायरिंग करते हुए फिर बड़का गांव की तरफ। यहाँ से हम ब्रांच के लिए प्रतिदिन जो काम होता है, जैसे नया अकाउंट खोलना है, तो नया अकाउंट खोलने के बाद फॉर्म सबमिट करना रहता है, तो हम यहाँ से ब्रांच निकले हैं। ब्रांच जैसे निकल रहे हैं तो यहाँ मेरा भगीना और एक स्टाफ 2 आदमी, एक नागेंद्र और नूरजहां 2 आदमी यहाँ प्रेजेंट था। तो हमको फ़ोन करके बोल रहा है कि बैंक लुटा गया। कितने बजे की घटना? लगभग 3:57 में हमको फ़ोन गया। कितने की लूट हुई है? और लगभग 1,72,000 रुपया का लूट हुई है। अपराधी कैसे आए थे यहाँ? अपराधी एक बाइक पर सवार थे 3 आदमी और पूरा मुंह बांधले था और 3 एजर लग रहे थे क्या? जी, 3 आदमी से थे। कैसे यंग थे कि? एकदम यंग है। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। सीसीटीवी फुटेज है? हाँ है, पूरे यंग है। कितनी देर तक की घटना का अंजाम दिया है? लगभग 2 से 3 मिनट में घटना का अंजाम दिया। और क्या क्या हुआ है? गोली वाली भी चली? गोली चली है। पहले तो आया और फायरिंग करते हुए अंदर ग्रिल तोड़ करके घुस गया। घुसने के बाद पूरा काउंटर टॉप करके जो स्टाफ सब था, भगीना था मेरा नागेंद्र, तो डर के मारे मतलब साइड हो गया और चाबी दे दिया, फेंक दिया। उसके बाद पैसा सा लूट करके और एक मोबाइल था, और जो स्टाफ उसका मोबाइल था, मोबाइल भी ले लिया। मोबाइल भी लेके चला? हाँ, मोबाइल भी लेके चला। ग्राहक कितने थे? ग्राहक के लगभग यहाँ 1 दर्जन से ऊपर ग्राहक थे।
सबको को बंदूक बना लिया था। बंदूक अब बंदूक के सामने दूसरा काहे किसी के लिए जान देगा। बंदूक पुलिस कितने देर बाद पहुंची? पुलिस तो लगभग आधा घंटा के आसपास। छानबीन हो रही है। हाँ, छानबीन हो रही है। इससे क्या न्याय पहले चाह रहे हैं? इससे पूर्व में भी हमारे साथ इस तरह का घटना हुआ था। आप ही के साथ? जी, इसी जगह पे 20 जुलाई 2019 में इसी जगह पे घटना घटा था। उस समय 4 लाख रुपया, 5 गो मोबाइल और 2 लैपटॉप लग यानी गया अपराधी आपको कहीं न कहीं टारगेट में ले चुके। और कुछ बरामद नहीं हुआ उस समय भी नहीं बरामद हुआ। और आज क्या हो सकता है, हमको तो लगता नहीं है प्रशासन से कुछ न्याय मिलेगा। अपराधी भी लगाम है, ये तो हो रहा है। मरवन प्रखंड सेंट्रल बैंक के 5 CSP संचालक के साथ इस तरह की घटना घट गया, जो उसमें हमारे साथ 2 बार हुआ है। में जहाँ मड़वन चौक है, मड़वन चौक से 3 किलोमीटर अंदर एक बिशनपुर चौक है, वहीं पर CSP में ये कांड हुआ है, जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं और पुलिस के संज्ञान में अभी आया है। हम लोग बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि इसका उद्भेदन करें और गिरफ्तारी करें। हाँ, फायरिंग की भी बात आई है। अब वहाँ स्पॉट पे जाने के बाद ही और भी अच्छा से बताया जा सकता है। रुपयों की गणना अभी नहीं हुई है, लेकिन CSP का शटर उठाकर वहाँ से कुछ रुपये भी वहाँ से लूट के ले गया है। तो ये सब PO पर जाने के बाद ही हम लोग बता। मुजफ्फरपुर में बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। हथियार के बल पर अपराधियों ने दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर के गले से सोने की चेन और ब्रेसलेट लूट लिया। उसके बाद मौके से फरार हो गए। पक्की निवासी गुड्डू प्रधान बाइक से सरियागंज टावर पर सब्जी व किराना का सामान लेने को आ रहे थे। जैसे ही गुड्डू आमगोला पुल पर पहुंचा तो पीछे से बाइक सवार 2 अपराधी आए और उसके हाथ से 8 भर का सोना का ब्रेसलेट छीन लिया। बाइक का बैलेंस बिगड़ने के कारण गुड्डू बाइक रोक दिया। उसके बाद पीछे बैठा अपराधी कमर से हथियार निकाला और गुड्डू पर तान दिया। उसके बाद गुड्डू से उसका सोने का चेन मांगा। गुड्डू चेन देने में आनाकानी करने लगा। इसी बीच उसके सर पर हथियार से हमला कर दिया, जिस कारण गुड्डू नीचे गिर गया। उसके बाद उसके गले से सोने की चेन लूट लिया। दोनों अपराधी अघोरिया चौक की तरफ फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। फिलहाल पुलिस CCTV कैमरे खंगाल रही है। सवेरे 8 बजे के लगभग मैं अपने घर से कुछ किराना का सामान या सब्जी उब्जी लाने टावर की तरफ निकला। लगभग 8:12 में पुल पर, ये जो आमगोला पुल है, वहाँ चढ़ते के साथ 200 मीटर आगे बढ़े होंगे कि बगल से एक बाइक आया और मेरे दाहिना हाथ में टच किया। 2 लड़का था, दोनों माथा मुंह में बांधा हुआ था। पहले तो हमको लगा कि कोई मित्र होगा, तो फिर ऐसे घूम के देखे मुंह बंधा हुआ है। तब तक मेरा ब्रासलेट वो घींच लिया तो मोटा ब्रासलेट था, बैलेंस मेरा बाइक का गड़बड़ाया तो हम गिरे तो हम उसको कहें कि यार रुक। तो फिर वो गाड़ी पीछे मुड़ा। अब पीछे वाला जो लड़का था, मुंह बांधे हुए था, मोटे था, वाइट रंग का शर्ट पहना हुआ था, वो अपने पीछे कमर के पीछे में रखा हुआ था पिस्टल निकाला। अभी हम उठ ही रहे थे कि माथा पर एक पिस्टल मारा और गले का जो मोटा सिकड़ी था छीना। और फिर गाड़ी तो स्टार्ट ही था, गाड़ी पर बैठा हूँ, फिर अघोरिया बाजार की तरफ भाग गया। फिर हम अपना गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, ओवरफ्लो हो गया तो स्टार्ट हुआ ना। कितने का होगा? लगभग 15-16 लाख का होगा। 16 भर का था। दोनों 16 भर का? हाँ। अच्छा, ये भागा किधर? अघोरिया बाजार का? अघोरिया बाजार। विरोध करने पे हथियार निकाल लिया? वो गिरे हैं, उसको बोले हैं कि वो सीधे हथियार निकाल के ही फिर दोबारा ब्रासलेट छीनने के बाद आया। ऐसा लगा कि कोई रेकी कर रहा है आपका पहले? नहीं, तो ऐसा समझ में आता तो ऐसा घटना ही नहीं होता। जा कहाँ रहते हैं आप? टावर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ से? कच्ची पक्की अपने घर से। टावर जा रहे हैं। हाँ। पुलिस वगैरह को सूचना दी है? हाँ, उसके बाद आए हैं थाना पर क्या लगा कि इससे कोई दुश्मनी वगैरह या? नहीं, वो सब वही स्नेचर था, वो सब छीन छोन गिरोही का था। दुश्मनी रहता तो गोली जरूर मरता। आपसे कोई उम्र वगैरह रहा? अंदाज तो कैसे बताया, मुंह बंधा हुआ था, लेकिन वही 24 से 28 होगा। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके के जिला स्कूल के गेट के पास चाय दुकान में मुशतरी राजस्व कार्यालय से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर जावेद और उसके सहयोगी राजू की हत्या के पीछे बड़े गिरोह का हाथ होने की आशंका है। घटनास्थल से मिले प्रतिबंधित श्रेणी की 9 mm की गोलियों के खोखे इस ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस और सेना को सप्लाई होने वाली इस श्रेणी की गोलियां बड़े गिरोह तक ही पहुंच पाती हैं। अपराधियों ने हत्याकांड में 9 mm और
7.65 mm बोर की ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया है। गोलियां ऐसी जगह मारी गई जिससे गंभीर अंगों को क्षति हो सके। इससे शूटरों के पेशेवर अपराधी होने का अंदेशा है। मुशहरी अंचल कार्यालय और उससे जुड़े 2 गुटों के बीच 3 माह से चल रही तनातनी में भी पुलिस जावेद और राजू की हत्या के सुराग तलाश रही है। राजस्व कर्मियों के एक गुट में जावेद और राजू थे। दूसरे गुट में 6 राजस्व कर्मी और उनके लिए काम करने वाले शामिल हैं। अंचल में दाखिल खारिज के मामलों को लेकर दोनों गुटों की शिकायतों पर आर्थिक अपराध इकाई राजस्व विभाग की समानांतर जांच शुरू हो गई थी। जावेद पर कर्मचारियों का डोंगल इस्तेमाल करने की शिकायत हुई थी। जावेद ने भी कई कर्मचारियों द्वारा दाखिल खारिज में वसूली की शिकायत राजस्व विभाग से की थी। सूत्रों के अनुसार जावेद की शिकायत पर शुरू हुई जांच में शहर की कई जमाबंदी और म्यूटेशन बाद में गड़बड़ी सामने आ रही थी। अवैध ढंग से किए गए म्यूटेशन और जमाबंदी निरस्त होने की स्थिति बन रही थी। कर्मचारी संदेह के दायरे में थे और जमीन धंधेबाजों के हाथ से करोड़ों के प्लॉट खिसकने का अंदेशा था। जावेद ने अपने नाम से भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के सचिव को शिकायत आवेदन भेजा था। उसका आरोप था कि म्यूटेशन व परिमार्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों के मोबाइल नंबरों पर कॉल कर दोहन किया जाता है। रुपए नहीं देने वालों के आवेदन को पेंडिंग रख दिया जाता था। इधर डबल हत्याकांड में मिठनपुरा पुलिस जावेद से जुड़े कई लोगों को डिटेन कर पूछताछ कर रही है। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि सिटी एसपी के नेतृत्व में अलग अलग विशेष टीम कई बिंदुओं पर जांच में जुटी है। पत्नी के आवेदन पर हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। जावेद के कार्यों और राजस्व कार्यालय की तनातनी पर भी पुलिस की नज़र है। वैज्ञानिक तरीके से हो रही जांच में कुछ साक्ष्य मिले हैं, उस पर काम किया जा रहा है। जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। इसमें एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है और इसमें नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी गठन की गई है। मेरे द्वारा भी सभी चीज़ों का इसमें रिव्यू किया जा रहा है। जितने भी एंगल है इन्वेस्टिगेशन के उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। टेक्निकली जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ऊपर भी सीसीटीवी का अवलोकन किया गया। कुछ क्लू मिला है, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। जल्दी इसका उद्भेदन हम लोग करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। देखिए, प्रथम दृष्टि है ज़मीनी विवाद का ही। ये जो मृतक थे ये ज़मीन के कारोबार में संलिप्त थे। उसी विवाद में ये हत्या होने के हम लोग अभी तक जो प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले हैं। आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब हम आपको डिटेल में बता पाएंगे। कुछ पेपर भी मिले थे क्या? अब वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसको रिवील करना ठीक नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में बिहार भर में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के खबरा स्थित एक निजी पैलेस में कांटी प्रखंड प्रमुख व एआईसीसी सदस्य कृपाशंकर शाही ने शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने दीप प्रज्वलन कर किया। भक्त चरण दास ने अपने संबोधन में शिक्षा न्याय संवाद में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। हजारों छात्रों, अभिभावकों और आम जनता ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने चिंता जताई कि बिहार में शिक्षा का महत्व घट रहा है, जिसके कारण नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर मुखर रुख की सराहना की। वहीं कृपाशंकर शाही ने कहा कि दरभंगा में राहुल गांधी की न्याय संवाद यात्रा को बिहार सरकार द्वारा रोकने की कोशिश सरकार के डर को दर्शाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी इस तरह के दबावों से नहीं डरते और जनता के हक के लिए उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। शिक्षा न्याय संवाद में शिक्षा, नौकरी और भागीदारी की चर्चा हुई। इसमें विस्तार से बात रखाया गया। आज की वक्ताओं ने रखा, हमने भी रखा और जनताओं में से, ऑडियंस से, नौजवानों ने और अभिभावकों ने भी सवाल रखा। उसका जवाब भी हमारे सामने है। और आज समय है कि शिक्षा का महत्व जो बिहार में ख़त्म हो गया है। जैसे 50% विश्वविद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, जैसे प्राइमरी लेवल में के बाद हाई स्कूल में 70% लोग जा नहीं पाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है।
और स्नातक पास करने वाले 70% बेरोजगार नौजवान राज्य छोड़ के पलायन कर रहे हैं और शिक्षा रोजगार मूलक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। यहाँ का जल जमीन जंगल संपदा कृषि संपदा को और उपजाऊ बना के और एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री वगैरह करके मतलब कोई प्रयास नहीं कि रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई के बाद अन्यत्र नहीं जाए, दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करें। वो सारे जो व्यवस्था गड़बड़ है, सिस्टम में खराब है, उसको परिवर्तन करना है और उसके साथ साथ नौकरी की स्थिति को और व्यापक से देखना पड़ेगा सिस्टम को कि रोजगार आज आपका 26% से ज़्यादा बिहार में पहुंच गया है, विश्व में सबसे ज़्यादा जैसे स्थिति है उसको आप उस पर कोई सोच नहीं रहे, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है, सेमिनार नहीं हो रहा है, कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, बुद्धिजीवियों में चर्चा नहीं हो रहा है, जनता में कोलाहल नहीं हो रहा है, जनता जागरूक नहीं हो रहा है, जनता अपना सर नतमस्तक करके अपने रोजी रोटी के लिए बाहर चल रहे हैं, कोई कुछ करने जा रहे हैं, डर मर के जी रहे हैं किसी न किसी तरह से 100 रुपया 150 रुपया भी दिन में पाके वो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन प्रयास सब में होना चाहिए और जनता में भी होना चाहिए। और जनता जिस दिन अपना हक के लिए लड़ाई, ये सारे व्यवस्था चेंज हो जाएगी, सारे व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। वो दिशा निर्देश राहुल गांधी जी दे रहे हैं। जिस दिन राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान आया, उस संविधान को लेके देश में घूम रहे हैं, इसको देखो, इसको जानो, इसको पहचानो, इसको अपना अस्त्र बनाओ और इसको बचा के लेने के लिए लड़ो और अपने हक के लिए लड़ो। नहीं लड़ोगे तो आपको न्याय नहीं होगा। न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और लड़ने की आवाज़ दे रहे हैं। और आज देखा आपने छात्रों से मिलने के लिए रोकने का कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं, अपने छात्रों के पास चले गए और मिले उनसे बात की, क्योंकि ये देश उनका है, ये देश आपका है, आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का है। इसमें हमको रोकने का क्या? हम कोई गलत काम करने जाए तब ना आप रोकोगे। कानूनन तो आपको गलत काम करने वालों को रोकना चाहिए, जो स्थिति जानने के लिए जाएं, जो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाएं। इस तरह की सत्ता का दुरुपयोग जो भी कर रहा है उसके खिलाफ अन्य आवाज़ दो। वही स्थिति है। सारा सिस्टम भागीदारी किस बात के लिए कह रहे हैं? भागीदारी यहाँ पर कास्ट सेंसस हुआ है, लेकिन भागीदारी क्या मिला? कास्ट सेंसस किए हैं रिसेंटली, लेकिन भागीदारी तो कुछ भी नहीं मिला। तो भागीदारी दो ना भाई। भागीदारी इस तरह से कुछ हो कि जैसे सबको सम्मान मिले, सबको न्याय मिले, दलित, आदिवासी, वंचित और अक़लियत के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सबको मिले। महिलाओं को सबसे ज़्यादा न्याय चाहिए बिहार में। महिलाओं कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और बिहार में जो शिक्षा की बदहाली है, बिहार में जो पलायन की स्थिति है, बिहार में जो प्राइमरी स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, उन सबों को देखते हुए शिक्षा के द्वारा न्याय बिहार को कैसे मिले, उसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित थी। उसका बहुत ही बिहार सरकार ने एक डरपोक होने का परिचय दिया है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी के यात्रा को, कार्यक्रम को दरभंगा में परमिशन नहीं दिया, यहाँ पे भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। सभी हॉस्टलों में जाके छात्रों को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया गया। उसके बावजूद लोग आए, अपनी बातों को रखें। हमारे बीच हमारे आदरणीय भक्तचरण दास जी पूर्व केंद्रीय मंत्री आए, अपनी बातों को लोगों को रखें, राहुल गांधी के संवाद को लेके यहाँ पर आए, सभी लोगों को बताने का काम किया। मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में गुरुवार को युवा कांग्रेस नेता इंजीनियर अभिषेक सिंह के नेतृत्व में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के विधायक संदीप साहू थे, जबकि राष्ट्रीय संयोजक रोहित तिवारी भी मौजूद रहे। इंजीनियर अभिषेक सिंह ने बताया कि शिक्षा न्याय संवाद की शुरुआत आज बिहार से की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा और नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह आयोजन न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए भी एक प्रेरणादायक पहल है। इंजीनियर अभिषेक सिंह के आह्वान पर इस संवाद को एक जन आंदोलन का रूप देकर बिहार सहित पूरे देश में शिक्षा और रोजगार के अवसरों को भी सभी तक पहुंचाया जाएगा। को मेरा प्रणाम है, आप सभी का स्वागत है।
आप सभी को हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि आज राहुल जी की एक बड़ी जो विज़न है, एक बड़ा योजना है, जो जिस तरह से उन्होंने न्याय यात्रा का शुरुआत किया और आज बिहार से 70 जगहों पे अलग अलग जिलों पे अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और वरिष्ठ जो कांग्रेसी हैं उनके माध्यम से हर जिलों में शिक्षा न्याय संवाद का जो आयोजन है आज 15 तारीख को बिहार से शुरुआत हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य तो शिक्षा, नौकरी और भागीदारी, खास करके जो हमारे जो युवा हैं और आने वाले जो बिहार के जो भविष्य हैं उनके लिए जो चिंता का विषय है, जो चिंतित हैं, उसके लिए आज राहुल जी ने एक बड़ी योजना और एक बड़ा माध्यम से आज यहाँ पे शिक्षा न्याय संवाद का शुरुआत किया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम सभी उपस्थित हुए और उनका जो विजन है, उनकी जो बातें हैं, उसको हम सभी ने इस शिक्षा न्याय संवाद के माध्यम से छात्रों के बीच में जाके उनकी बातों को और जो बिंदु क्रमांक है, जो बात है, जो आरक्षण से लेके SC/ST जो प्लान है, शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कर्जा नहीं, नौकरी दो, 3 साल की जो डिग्री है जो समय पे नहीं मिल पाती, इन सभी चीजों को लेके उन्होंने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है। दरभंगा में उनके कार्यक्रम को रोका गया, मतलब नहीं आने की अनुमति दी गई, परमिशन नहीं दिया गया, उसके बाद वो पैदल ही निकल गए। देखिए, राहुल जी छात्रों से सीधा संवाद करने जा रहे हैं, ना कि कोई आंदोलन करने जा रहे हैं, और छात्रों से मिलने के लिए सरकार रोक रही है। तो इससे समझ में आता है कि इनके प्रति कितना डर है राहुल जी को लेके, और राहुल जी को रोकना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी से ना तो ये छात्रों को मिलने से रोकेंगे, ना ही छात्रों की हक की लड़ाई लड़ने से उनको रोका जा सकता है। और अपनी बातों को, अपनी पूरे जो उद्देश्य है वो जरूर पूरा होगा, और कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों से जरूर मिलेंगे। आज हमारे निजी सभागार में शिक्षा न्याय संवाद का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के विधायक संदीप साहू जी उपस्थित थे। उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। उनका कहना ये है, और हमारी पार्टी का ये मकसद है, कि जिस तरीके से युवा हमारे बिहार का ही नहीं पूरे देश का दर दर की ठोकरें खा रहा है, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी लोग नौकरी के लिए बेतहाशा इधर उधर हर जगह मंडराते रह रहे हैं, किन्हीं को नौकरी नहीं मिल रहा है। और बेरोजगारी की तो चरम सीमा आप देख ही रहे हैं कि कहाँ पर है। हर चीज में महंगाई, हर चीज में उठा पटक, सब चीज चल रहा है। तो इस चीज को देखते हुए हमारी पार्टी के द्वारा एक संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसका कि नींव हमारे बिहार से ही डाला गया है। और हमें इस बात पे गर्व है कि राहुल गांधी जी ने इसे सबसे पहले ऊपर रखा, ताकि बिहार से ही संवाद कार्यक्रम का शुरुआत हो। और हमें पूरा मजबूती मिल रहा है कि हमारे साथ जितने भी युवा लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग पूरे मजबूती से हम लोग के साथ खड़े हैं, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ाते चलेंगे, और हर लोगों तक हम लोग ये मैसेज को पहुंचाते चलेंगे कि युवा हमारे देश का जागरूक हो, इधर उधर की बातों में ना आए। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर डेमोग्राफी सिक्योरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हर्ष गोपाल ने 1 दिवसीय धरना दिया। हर्ष गोपाल ने प्रशासन और सरकार पर उनकी मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनसंख्या वृद्धि देश की सुरक्षा और संसाधनों के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो मोर्चा आगामी मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगा। धरने का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी नीतियों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता को रेखांकित करना था। हर्ष गोपाल ने कहा कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका असर सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। उन्होंने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून और प्रोत्साहन योजनाएं। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन वे अपने मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते रहेंगे। देखिए, हम पॉपुलेशन कंट्रोल कम्युनिटी के सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल बचाव के लिए हम धरना दे रहे हैं, क्योंकि हमारा इस देश में कोई भी नहीं है, ना मीडिया है, ना पुलिस है, ना नेता है। पुलिस के पास जाते हैं परमिशन लेने के लिए, उनके प्रचार के लिए। बस हमने ये कहा पुलिस को कि हम आपको उसके प्रचार करेंगे, कम्युनिटी की रक्षा की बात करेंगे, और सरकार से मांग करेंगे। पुलिस हमें अराजकता तत्व समझती है, और हमें 14 दिन से हमको परमिशन नहीं दे रही है। ये 1 दिन का प्रोटेस्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल कम्युनिटी की रक्षा के लिए, और लोगों को समझाने के लिए कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल कम्युनिटी से सरकार ने जो दुष्प्रचार फैलाया है, इसके खिलाफ लड़ना है, और हमसे बिल्कुल भी घृणा नहीं करना है, हमसे सीखना है।
आप आबादी नियंत्रण की सज़ा देंगे या आज न कल भारत को विभाजित करेगा। क्योंकि अगर आप आबादी नियंत्रण की सज़ा देंगे तो मुझे बताना पड़ेगा मेरे अंदर का भारत मर चुका है। अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारी पीठ में खंजर मारा है। हमारा सारा नेता बिक चुका है, हमारी कोई बात करने को तैयार नहीं है, सरकार की बात करने की तैयार है। नीतीश कुमार पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है। आप पॉपुलेशन कंट्रोल कराते रहिए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप आबादी नियंत्रण करने वाले समुदाय के साथ खड़े होंगे, उनके साथ गद्दारी कीजिएगा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो सरकार किस तरह गद्दारी? सरकार ओवर पॉपुलेशन काउंट कर रही है गवर्नमेंट पॉलिसी में, जिसके कारण से हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब आपको यही सब करना था तो क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की? संजय गांधी जी खड़े हैं, यही एकमात्र आदमी है, हम इन्हीं का सहारा ले रहे हैं जो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया और उसके लिए कुर्बानी दिया। लोग समझ नहीं पाए, ठीक है। बाकी जितना भी नेता है सब गद्दारी किया। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था संसद वहाँ पे लाल किला से खड़े होकर, हम पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी की जो करता है वो परिवार सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। परिवार में आर्थिक कमी नहीं, परिवार अगर उसके पास रिसोर्स की कमी नहीं होगी तो देश में रिसोर्स की कमी नहीं होगी। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ये बता पा रही है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटी के साथ खड़े रहेंगे? अभी आपकी नज़र में कौन कर रहा है कम्युनिटी जो ये देखिए, इसका जवाब हम सब जानते हैं कि ब्लॉक के हिसाब से जानते हैं। बिहार में 103 ब्लॉक है, हम एक चीज़ के 100 साल पहले हम सब जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये सरकार ये सब बताए तो अच्छा। जानकारी होना चाहिए ना सरकार को कौन कर रही है। हाँ, ये हमने 1 नवंबर 2023 को ही GAD को पत्र लिख लिया था उनसे जानकारी के लिए, उन्होंने आज तक जानकारी मेरा नहीं दिया। ये 1 नवंबर 2023 की पत्र है, ये GAD को यहाँ पे दिया गया था। आपको मांग क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल कम्युनिटी से घिरना जो समाज में फैल चुका है उसकी आप तोड़ें, और दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल कम्युनिटी से उसकी रक्षा करनी है सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल तौर पे। जिस तरह से अनटचेबिलिटी एक अपराध है, आपको डेमोग्राफिक सिक्योरिटी देना पड़ेगा। आप जो वोट की लालच में हमारा कत्ल कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। आर्थिक तौर पर हम सही है, राजनीतिक तौर पर हम गलत कैसे हो गए? दोनों में अंतर कैसे हो सकता है? देखिए, आप मजाक मत कीजिए। आप हमको नौकरी नहीं दीजिए। नौकरी कौन मांग रहा है? हमको नहीं चाहिए नौकरी, हमको डेमोग्राफिक सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा 1000 साल निर्धारित होगा। 10 साल 100 साल का हम बात नहीं कर रहे हैं, हमको 1000 साल का बात कर रहे हैं। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने लोगों को संबोधित किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास करके महिलाओं की ज़बरदस्त भागीदारी देखने को मिली। उपस्थित लोगों ने इस विधानसभा में डॉक्टर गौरव वर्मा जैसे ही उम्मीदवार की ज़रूरत शहर के लिए बताई, जो लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहें और ऐसा ही नेता हो जो लोगों के लिए सुगमता से उपलब्ध हो जाए। साथ ही इस कार्यक्रम में कोरोना काल में उनके उत्कृष्ट कामों की चर्चा हुई और लोगों ने बताया कि किस प्रकार डॉक्टर गौरव वर्मा कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए अग्रसर होकर उनका इलाज कर रहे थे। साथ ही गरीबों और लाचारों की बढ़ चढ़कर मदद भी की। देखिए, आज चाय पे चर्चा का आयोजन हमने किया जोगिया मठ में। उसी चाय पे चर्चा के आयोजन के तहत मैं यहाँ पे आया और यहाँ के लोगों का उत्साह देख के काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ पे आयोजन किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मिलके मुझे लोगों से, और उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसका क्या क्या सोल्यूशन किया जा सकता है। जनता आपको विधायक बनाएगी तो सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा? मेरा सबसे पहला लक्ष्य और जो सबसे पहला एम है वो है शिक्षा पे चोट करना, शिक्षा का विकास करना। देखिए, यहाँ पे जो शिक्षा है उस पर किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया, तो शिक्षा का विकास करना है। सबसे पहला मेरा प्राइमरी एम शिक्षा ही रहेगा। आज चाय पर चर्चा का 20वां संस्करण है, क्या कुछ कहेंगे उस पर? चाय पर जो संस्करण हुआ है, गौरव जी यहाँ पहुँचे हैं लोगों से संवाद के लिए। संवाद में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर मैं विधायक शहर का बना, नगर विधायक, तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है इस शहर के लिए। शिक्षा में कोई भी विधायक, सांसद या मंत्री काम नहीं किया, और स्वास्थ्य में भी बहुत पीछे है। किसी मोहल्ले में अगर कोई बीमार पड़ता है तो सरकारी अस्पताल में नहीं जाकर प्राइवेट में जाते हैं। सरकारी स्थिति यह खराब है स्वास्थ्य का और शिक्षा का। इस पर इन्होंने कहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य में पहला मैं ध्यान दूंगा। 11वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियंस प्रतियोगिता के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम गुरुवार को नेपाल रवाना हो गई। इस दौरान सभी खिलाड़ियों को तिरंगा झंडा और भारतीय जर्सी देकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि 16 से 20 मई तक नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित होने वाली 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल देश के लिए रवाना हो गई। वहीं इसमें भारतीय टीम के बतौर मुख्य कोच श्रीहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव और टीम की मैनेजर शेडाई शिल्पी सोनम खिलाड़ियों के साथ जा रही हैं। श्रीहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में
भारतीय टीम का प्रदर्शन पहले भी काफ़ी उम्दा रहा है और इस बार भी कराटे खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि अब भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाकर एक बार फिर भारतीय तिरंगा नेपाल में लहराएंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16 से 20 मई तक आयोजित होने वाली 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए आज 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल के लिए रवाना हो रही है। इस टीम में बतौर मुख्य कोच मैं स्वयं सिंहानी इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव तो भारतीय टीम की कोच सेंसाई शिल्पी सोनम जा रही है। इस बार भारतीय टीम अपने पूरी तैयारी के साथ जा रही है और उम्मीद है कि अपने प्रदर्शन के दम पे पदक जीतेगी। इस टीम में शामिल हैं रासबल मार्शल आर्ट से नितिन कुमार जो कि भारतीय टीम के कैप्टन बन के जा रहे हैं, वहीं परिधि प्रिया व अंकित सिन्हा भी रासबल मार्शल आर्ट से हैं। बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल तुर्की के जो खिलाड़ी हैं आकाश राजा, साई मिलेनियम के हैं छात्र सौरभ कुमार जो कि वैशाली ज़िले के हैं, वहीं वंश कुमार जो कि चंद्रप्रभा निकेतन शिवहर के हैं। ये सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और सभी पूरे तैयारी के साथ इस बार जा रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को जो है रासबल की ओर से तिरंगा व इंडिया का जर्सी देकर विदा किया गया है। सभी खिलाड़ियों को रासबल व इंडिया जनरेशन कराटे फेडरेशन के पदाधिकारियों के द्वारा बधाई व शुभकामनाएं भी दी गई। इनर व्हील क्लब ऑफ आम्रपाली पटना और RDJM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को अस्पताल परिसर में एक महत्वपूर्ण कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को कैंसर के टीके के महत्व के प्रति जागरूक करना और स्वैच्छिक रूप से इच्छुक लोगों को टीका प्रदान करना था। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो हर साल देश में लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बनती है। उन्होंने कहा कि अब कैंसर के टीके का निर्माण शुरू हो चुका है और सरकार जल्द ही इसे देश भर में व्यापक रूप से उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। वर्तमान में यह टीका बाजार में लगभग 2000 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। इस जागरूकता अभियान के तहत इनर व्हील क्लब ऑफ आम्रपाली और RDJM मेडिकल कॉलेज ने न केवल कैंसर के टीके के बारे में जानकारी दी बल्कि 50 छात्राओं को मुफ्त टीकाकरण भी प्रदान किया। इस पहल का लक्ष्य कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को कम करना और समाज में जागरूकता फैलाना है। चिकित्सक ने आगे बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 9 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को यह टीका लगाया जाना है। हालांकि इस कार्यक्रम में 26 वर्ष तक की आयु के लोगों को भी टीका लगाया गया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। प्रशासनिक पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में समय समय पर विभिन्न प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है जिससे लोग जागरूक हो सके। इसी क्रम में आज कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। साथ ही बताया कि कॉलेज एवं अस्पताल में मात्र 10 पंजीयन शुल्क में OPD की सुविधा है। जो कोई भर्ती मरीज है उसको यहाँ पर दवा से लेकर जांच तक फ्री है, साथ में खाना भी फ्री है। कैंसर सर्विक्स एक बहुत जटिल बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड में 9 से 10 मिलियन लोगों का जान हर साल लेती है। तो उस WHO ने पता लगाया कि इस कैंसर का एक कारण है कि इसमें HPV वायरस के कारण ये कैंसर होता है। तो HPV वायरस का उन्होंने एक वैक्सीन तैयार किया जिसके कारण ये कैंसर का हम लोग प्रकोप को रोक सके। तो ये वैक्सीन जितना कम उम्र में पड़ जाए उतना अच्छा रहता है। तो हम लोग 9 साल से 26 साल की उम्र में इसको दे देते हैं, तब कैंसर का चांसेस कम हो जाता है। तो ये वैक्सीन जो है पहले विदेश में भी बनता था लेकिन इसका दाम बहुत था, 9 से 10 हज़ार दाम था इसका। अब हमारे देश में बनने लगा है तो ये 2000 में भी मिलने लगा है। अब गवर्नमेंट सप्लाई में तो अब सुनने धीरे धीरे लोग फ्री भी करेगा लेकिन अभी वो फ्री नहीं हुआ है। अब वो 9 से 15 के लिए फ्री करेगा। हमको 9 से 26 को कवर करना है, इसलिए ये प्रोग्राम हम लोग ने यहाँ किया कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग इस प्रकोप से बचा सके और हम लोग वैक्सीन दे सकें। वैक्सीन को लेने के लिए आम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस वैक्सीन को लेने हमको लगता है दुकान से खरीदना ही पड़ेगा या कोई गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके तब लेना होगा। कोई लेडी गायनोकोलॉजिस्ट से इस मेडिकल कॉलेज में जो लोग आते हैं इस वैक्सीन को लेने के लिए तो क्या उसका सुविधा है? अब हम लोग सुविधा बना रहे हैं, हो जाएगा। अगर कोई लेना चाहेगा तो हम लोग दे देंगे। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ। मैं इस
तरह का कार्य करवा रही हूँ। मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है इनर व्हील क्लब। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग ये अभी जो ये कैंसर का वैक्सीनेशन निकला है इसका अवेयरनेस पब्लिक में बहुत कम है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग जगह जगह कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं और लोगों को अवेयर कराते हैं कि इस तरह का वैक्सीनेशन ज़रूरी है लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि 26 साल के एज तक के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये ज़रूरी है। तो ये मेडिकल कॉलेज का ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नज़र आया, क्योंकि यहाँ पे अवेयर नहीं है इसलिए लोग लेना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत तरह की मिथ्या होती है कि इनका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा, तो बहुत लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डॉक्टर लोगों के माध्यम से हम लोग अवेयर करा के लड़कियों को वैक्सीनेशन देना है। इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कुछ नहीं, लेकिन अभी बहुत अवेयरनेस नहीं है। कोई चीज़ आता है, कोई भी चीज़, तो पब्लिक को पहले शुरू करने में डर लगता है, उसका रिस्पांस देखता है कि कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो हम लोग ये पहल कर रहे हैं, जगह जगह ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कि ये हो और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन। कि पिछले दिनों हमारे प्रबंध निदेशक और संस्थापक महोदय ने एक संवाददाता सम्मेलन किया था जिसमें आप लोग को बुलाया गया था, और हमने कहा था कि इस आरडीजे मेडिकल कॉलेज में मुफ्त में ऑपरेशन करेंगे, कोई बेड चार्ज नहीं लेंगे और प्रधानमंत्री जन औषधि की दवा भी फ्री में देंगे। और उसके तहत इस पूरे एरिया में हम लोगों ने प्रचार प्रसार करके और मात्र पंजीयन शुल्क 10 रुपया ले करके और बाज़ार का जो मूल्य है उसके आधा पैसा लेके ओपीडी में लोगों को सुविधा दे रहे हैं। और जो भर्ती मरीज हैं, अगर कोई भर्ती होते हैं तो उस भर्ती मरीज को सभी प्रकार की जांच फ्री, एक्सरे, एमआरआई वगैरह सस्ते दरों पर हल्का पैसा लेकर उनको रिपोर्ट, उसके बाद मरीज को मुफ्त भोजन भी दे रहे हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री जन औषधि की जो दवाएं हैं वो दवाएं भी हम उन लोगों को, मरीज को मुफ्त में दे रहे हैं। और महाविद्यालय में समय समय पर तरह तरह का अवेयरनेस कार्यक्रम, लोगों में जागरूकता चलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज कैंसर के लिए वैक्सीनेशन का जो सरकार का है कि 9 वर्ष से लेके 15 वर्ष 25 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए, आज पटना इनर क्लब और आरडीजेएम के तरफ से उस अवेयरनेस के तहत वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 50 लोगों को वो टीका दिया गया है। और जो हम लोग सुविधा दे रहे हैं, इससे यहाँ के गांव गरीब के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल रही है, काफ़ी फायदा हो रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग आके यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं। वैक्सीन, जैसा कि आपको बताया गया, ये वैक्सीन HPV वायरस के विरुद्ध है और ये सर्वाइकल कैंसर, एक गर्भाशय का कैंसर है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए, उसके अगेंस्ट में ये वैक्सीन देने से बहुत प्रोटेक्शन है, कम हो गया है। इसके साथ साथ और भी स्क्रीनिंग करना है, लेकिन ये अपने आप में ही काफ़ी कुछ हमें बचाव देता है। ये सब जगह मिलता है और यहाँ पर गवर्नमेंट, हमारी नीतीश सरकार ने और हेल्थ मिनिस्टर ने इन सबको गवर्नमेंट स्कूल में फ्री भी कराया है। इसलिए ये कैंप लगता है और उसमें जब वो काफ़ी लोग हो जाते हैं तो दवा कंपनी उसको फ्री, चाहे गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है और फ्री मुफ्त में वहाँ की बच्चियों को दिया जाता है। ये 9 से 14 है ना, या 15 से नीचे उन लोगों को ये अभी उन्हीं को देने का है। अब उसके आगे फिर और बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट की बात है, लेकिन अभी तक वो 9 से 15 तक ही देते हैं। तो ये बहुत ही वैक्सीन देना शुरू हो गया है बिहार में। बिहार में कई स्कूल्स में शुरू हुआ है और ऐसे तो बाज़ार में मिलता है। किसी भी आप कोई भी अगर लेना चाहता है, चाहे तो वो मेडिकल कॉलेज हो या किसी प्राइवेट में हो, अगर वो जाके कहेगा कि मैं लेना चाहती हूँ तो वो बाज़ार से ख़रीद के वो दिला सकता है। इसका 2 डोज होता है, एक कभी और फिर 1-1.5 महीने के बाद 2 डोज में दिया जाता है। क्या कॉस्ट पड़ जाता है उसका? इसका अभी कॉस्ट इसका 3000 कुछ 2000 कुछ है। उसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है। जैसे कोई है कि 2 ही वैक्सीन के, 2 ही वायरस के अगेंस्ट है, हाँ स्ट्रेन के अगेंस्ट है। कोई है कि 6 के अगेंस्ट है, कोई है 9 के अगेंस्ट है, तो उसका दाम बढ़ जाता है। उस हिसाब से 2 से 3 के बीच में वो मिलता है।
एक बार का। एक वैक्सीन, एक बार जी। 2 वैक्सीन लेना रखा। 2 वैक्सीन। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.